हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सावरिया सेठ। एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएस हिंदी हब पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है संज्ञा। लेकिन इससे पहले यदि आप जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा संज्ञा। देखिए, संज्ञा हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब हम क्लास सेकंड में थे, जब हम क्लास थर्ड में थे, इनमें आपको देखना होगा कि हम हर कक्षा में जो है संज्ञा की डेफिनेशन पढ़ते हैं और साधारण सी हम डेफिनेशन को याद कर लेते हैं, परिभाषा को याद करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसी प्रकार से देखो, आज जो संज्ञा का टॉपिक हम यहाँ पर समझने वाले हैं, इससे आपके बहुत सारे जो है डाउट वो क्लियर हो जाएंगे। आज मैं आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, ठीक है, उपभेद कौन कौन से होते हैं, कैसे परिवर्तन किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप क्लास को जो है स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारा टॉपिक। संज्ञा के बारे में हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा का मतलब क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको। तो आप सब देख सकते हैं कि इंग्लिश में इसको नाउन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाउन। जी हाँ दोस्तों, नाउन। इंग्लिश में इसको नाउन कहते हैं और हिंदी में कहा जाता है इसको संज्ञा। सबसे पहले देखें कि हम संज्ञा का अर्थ क्या है। तो देखिए, संज्ञा का अर्थ जो है वो है सम प्लस ज्ञा, यानी सम्यक ज्ञान। और परिभाषा की अगर बात की जाए तो परिभाषा क्या होगी, तो देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परिभाषा जो दी गई है वो कक्षा के स्तर के अनुसार। सबसे पहले परिभाषा कक्षा के स्तर के अनुसार है। इसमें देखिए आप, कक्षा 3 से लेकर के और 5वीं तक के बच्चों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो कक्षा 3 से लेकर 5वीं तक के बच्चे जो हैं वो इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बताना है, वस्तु के बारे में और जाति और स्थान। ये तीनों चारों जो है ना, यहाँ पर नाम लिया गया है व्यक्ति का, वस्तु का, जाति का, स्थान के। इनको जो है नाम को दर्शाना है आपको। क्या दर्शाना है आपको? नाम को दर्शाना है। तो डेफिनेशन भी क्या बनेगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बारी आती है कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चे। इसमें आएगा किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण, भाव, दशा। देखो, इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर देखो एज इट इज़, यहाँ पर हमने वही डेफिनेशंस वाले वर्ड्स लिए हैं, लेकिन इसके बाद जो वर्ड्स हमने देखे हैं वो है गुण, भाव और दशा। इन तीनों को भी हमने ऐड कर दिया है, जिससे हमारी परिभाषा थोड़ी और अच्छी बन गई है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण, भाव, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल, देखो हमने यहाँ पर एक बात और देखी है कि आपको इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना है। जैसे ये आदि का बोध कराने वाले शब्द, बोध का मतलब होता है जानकारी, ठीक है। और इस जानकारी के अभाव में हम जो है उसका संज्ञा का ज्ञान नहीं कर सकते। तो इसलिए इन सभी का बोध जो कराते हैं, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक में देख सकते हैं आप, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव, व्यापार आदि का बोध कराने वाले शब्द या पद को संज्ञा कहते हैं। देखो, इसमें नई बात क्या आई है वो देखना चाहेंगे हम। तो इसमें आया है भाव और व्यापार, ये 2 शब्द हमने और ऐड कर दिए हैं। साथ में हमने नए शब्द ऐड किया है पद। देखो, पद में क्या होता है, जब शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह जो है व्याकरण नियमानुसार पद बन जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है वाक्य में शब्द दे करके हमसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई ये जो है क्या है, तो वह पद है और उस पद को हम संज्ञा भी कह सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दोनों दिया है, शब्द या पद दोनों आपको लगाने हैं। आप जिस कक्षा में हैं उसी कक्षा के अकॉर्डिंग आप जो है याद कर सकते हैं। आप चाहो तो इसे याद कर सकते हैं, आप इसे और आप इसे, ठीक है। सबसे उपयुक्त परिभाषा यदि देखी जाए तो 9वीं से 12वीं वाली जो है परिभाषा सबसे उपयुक्त और ठीक है।
परिभाषा लिखने का सही तरीका क्या है? आपको इसी प्रकार से हेडिंग डालना है और हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, गुण, दशा, भाव, व्यापार आदि का बोध कराने वाले शब्द या पद को संज्ञा कहते हैं। तो देखो, सबसे मुख्य बात जो है वो यही है कि यहाँ पर आपको व्यक्ति के बारे में बताना है, वस्तु, जाति, स्थान, गुण, दशा, भाव और व्यापार, इनके बोध कराने वाले शब्द या पद को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब कैसे कहते हैं? देखो, यहाँ हम व्यक्ति का नाम लिया तो देखो राम व्यक्ति हो गया, वस्तु का नाम लिया हमने तो देखो खिलौना वस्तु हो गई, ठीक है, स्थान का नाम लिया तो जयपुर स्थान हो गया, ठीक है, और भाव यहाँ देखा हमने, दशा देखी तो देखो बचपन हमारी जो है यहाँ पर देख सकते हैं, तो बचपन हुआ, बुढ़ापा हुआ, ये इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जातिवाचक के हैं, व्यक्तिवाचक के हैं। तो ये परिभाषा लिखने का सबसे सही तरीका है। तो जब भी आप परिभाषा लिखेंगे तो ध्यान रखें आपको क्या क्या लिखना है। आपको डेफिनेशंस टॉपिक डाल करके लिखना है, ये और साथ में उदाहरण जरूर लिखना है। कई बच्चे सिर्फ परिभाषा लिख देते हैं, उदाहरण नहीं लिखते। परिभाषा के साथ उदाहरण भी लिखा जाता है। अब बारी आती है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेदों के बारे में सबके मन में संशय होता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, लेकिन आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि संज्ञा के भेद कितने हैं और यही आपको याद रखना है। ठीक है, ये ऑथेंटिक भी है, एनसीईआरटी बुक वगैरह सभी में दिया हुआ है, ग्रामर बुक्स वगैरह जितनी भी चलती हैं, व्याकरण रचना, ठीक है, उन सभी में आपको संज्ञा के भेद जो है मिलने वाले हैं। वो केवल 3 भेद मिलेंगे। कितने भेद मिलेंगे आपको? 3 भेद। ध्यान रखना, 5 भेद आपको याद नहीं रखना है कि 5 है, टोटल 5 होते हैं, लेकिन आपको काउंटिंग में आपको 3 ही याद रखना है। सबसे पहला आएगा देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, दूसरे नंबर पर आएगा आपके जातिवाचक संज्ञा और तीसरे नंबर पर आएंगे आपका भाववाचक संज्ञा। अब जो नीचे लिखा हुआ है जातिवाचक और द्रव्यवाचक, तो देखो ये जो है जातिवाचक के ही भेद हैं दोनों। जातिवाचक के 2 उपभेद हैं, पहला होता है द्रव्यवाचक और दूसरा होता है समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो आपको बताना है कि संज्ञा के केवल 3 भेद ही होते हैं, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। और जातिवाचक के 2 उपभेद होते हैं, पहला होता है द्रव्यवाचक, दूसरा होता है समूहवाचक। सबसे पहले बारी आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो चलिए देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सबसे मुख्य बात जो ध्यान देने वाली है वो केवल ये है कि विशेष जो शब्द है ये आपको ध्यान रखना है। अब विशेष चाहे प्राणी हो जाए, वस्तु हो जाए, स्थान हो जाए, ठीक है, ये सभी आपको विशेष ध्यान रखना है कि विशेष स्पेशली है क्या। तो प्राणी अगर स्पेशल यानी विशेष है, वस्तु का नाम विशेष है, स्थान का नाम विशेष है, तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा करना है। ठीक है, तो हमें डेफिनेशन भी यही बनानी है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब देखो उदाहरण हम यहाँ देखने वाले हैं। विशेष प्राणी में देखो अगर सबसे पहले आया है नाम राम का, फिर स्थान का, तो स्थान भी कौन सा कि जयपुर, ठीक है, स्थान विशेष हो गया जयपुर, ठीक है, राजधानी है राजस्थान की। नदी का नाम आ गया स्पेशली, देखो गंगा, ठीक है, पर्वतों में हिमालय, ग्रहों में सबसे सूर्य और ग्रंथों में रामायण। तो ये सभी विशेष हैं, कॉमनली नहीं है, सभी का नाम नहीं है, ठीक है, ये विशेष हैं। तो हमने पहले जो देखा वो यही देखा है कि आपको विशेष शब्द जो है वो पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बारी आती है व्यक्तिवाचक में शामिल क्या क्या होते हैं। तो हमें कॉमनली ये ध्यान रखना है कि व्यक्तिवाचक में जो है, ध्यान रखो, व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, नदियों के नाम, ग्रंथों के जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी के, शहरों के नाम, पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, नक्षत्रों के नाम जैसे अभी सूर्य आया था, त्योहारों के नाम, दीपावली, होली सभी मिला के, स्थानों के नाम जैसे अभी जयपुर आया था, लंदन, अमेरिका, इनके सबके, सिडनी, ठीक है,
जानवरों के नाम भी जो है आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है, उनके कोई पर्सनल नाम, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी जैसे घोड़ा है और यदि हमने उसे जो है हमारे घर पर रखा हुआ है और उसको हम पालते हैं तो हम उसे नाम डाल देते हैं बादल, तो बादल शब्द जो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। फिर समाचार पत्रों के नाम, वस्तुओं के नाम, ऐतिहासिक कोई संधियां होती हैं और युद्धों के विशेष नाम, ठीक है, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध, तो वो किस में जाएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही जाएगा। अगला है जातिवाचक संज्ञा। देखो जातिवाचक संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले पद को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी भी, चाहे वस्तु हो स्थान हो, उसका क्या कराना है हमें, उसका संपूर्ण जाति का बोध कराना है, ठीक है, चाहे वो कोई वस्तु हो चाहे वो कोई स्थान हो, ठीक है, तो उन संपूर्ण जाति मतलब अगर हम किसी का उस चीज का नाम लेते हैं तो उससे पूरी जाति का बोध हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने घोड़ा शब्द लिया, अब घोड़ा बोला है तो घोड़ा कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, और जब मैंने उसका नाम लिया बादल तो उसका विशेष नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक में जाएगा, लेकिन घोड़ा शब्द लिया तो घोड़ा में संपूर्ण जाति यानी जितने भी घोड़े हैं उन सभी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, कि घोड़ा ऐसा होता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा खड़ा रहता है, इस प्रकार की बातें। तो घोड़े कोई सा भी घोड़ा हो सकता है। तो जिस शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की संपूर्ण जाति का अगर बोध कराते हैं तो वही पद क्या कहलाएंगे, आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें उदाहरण देखें, जैसे आदमी, जिला, नदी, पहाड़, मंत्री, शिक्षक। अब इनमें आप देख सकते हैं इनका किसी का पर्सनल नाम नहीं है, ठीक है, ये सभी का यानी संपूर्ण जाति का जो है ये बोध करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में शामिल क्या क्या होते हैं, देखिए अब हमने व्यक्तिवाचक में देख लिया था, अब जातिवाचक संज्ञा में सभी प्रकार की वस्तुएं, चाहे वो कलम हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे संदूक हो, पंखा हो, दरवाजा हो, सभी वस्तुएं इसमें शामिल की जाती हैं। संपूर्ण प्राणी, जितने भी संपूर्ण प्राणी हैं उनके लिए भी, मनुष्य हो, कोई लड़का लड़की, घोड़ा, पक्षी, भाई बहन, किसान, यानी वे सब जिनमें प्राण हैं वो संपूर्ण प्राणी जो है जातिवाचक संज्ञा में शामिल किए जाते हैं। फिर आता है स्थान, चाहे नदी हो, समुद्र हो, भवन हो, विद्यालय हो, पहाड़ हो, सागर हो, तो वह सभी का जो है ये स्थान जातिवाचक संज्ञा में अंतर्गत आता है। प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी होती हैं, चाहे वो तूफान हो, भूकंप हो, सुनामी हो, महामारी हो, बिजली हो, ये सभी जो है प्राकृतिक आपदाएं ये भी जातिवाचक संज्ञा में शामिल की जाती हैं। तो हमने देखा जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है सभी वस्तुएं, संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण स्थान, प्राकृतिक आपदाएं, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में शामिल किए जाते हैं। अब बारी आती है जातिवाचक संज्ञा के कौन से भेद होते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। पहला होता है द्रव्यवाचक, जिसे पदार्थवाचक भी कहा जाता है, और दूसरा होता है समूहवाचक, जिसे समुदायवाचक भी कहा जाता है। तो हम बारी बारी से दोनों को देखने वाले हैं। जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य या पदार्थ, देखो सबसे मुख्य बात जो ध्यान रहने वाली वो है द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम नाप, माप या तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे मान लो पेट्रोल, पेट्रोल को गिना नहीं जा सकता, तोला जा सकता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ठीक है। कोई भी शक्कर है, अनाज है, तो उनको तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। तो वे सभी द्रव्य पदार्थ जिन्हें नापा, मापा या तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता, उन सभी को हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेट्रोल, दूध, अनाज, शक्कर, घी आदि, ये सभी जो हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक के रूप में जातिवाचक संज्ञा का उपभेद माना जाता है। दूसरा आता है समूहवाचक या समुदायवाचक। अगला आता है वे सभी जातिवाचक संज्ञाएं जो किसी समूह को संकेत करे। देखो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है समूह वाली, ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है समूह वाली। समूह में क्या होता है, यानी ग्रुप, जो भी एक से ज़्यादा संख्या के रूप में होता है और इसे किसी का नाम दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं अलग अलग जो ग्रुप होते हैं, जैसे भीड़, दल, सेना, पलटन, कौम, फौज, ये सभी क्या है, समूहवाचक यानी समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत
आते हैं। अगला और तीसरा जो हमारा भेद माना जाता है संज्ञा का, वो है भाववाचक। संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक। इसमें हम देखते हैं, जिन संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, काम, व्यापार, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ध्यान रखनी है। इसमें गुण, धर्म, दशा, काम, व्यापार और मनोभाव को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अर्थात वे संज्ञाएं जिन्हें केवल महसूस किया जाता है। देखो, आपको ऊपर की परिभाषा से अगर क्लियर नहीं होता है तो आप इस लाइन को ध्यान रखेंगे कि वे संज्ञाएं जिन्हें केवल क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। जैसे क्या क्या चीज़ें हैं, देखो, महसूस करने वाली मिठास। देखो, गुलाब जामुन सामने रखा हुआ है, उसे देखकर हम कह नहीं सकते कि उसमें मिठास है। ठीक है, क्या पता चाशनी में नहीं निकाला हो। जो गुलाब जामुन रखे हुए हैं थाली में, उन गुलाब जामुन को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि इनमें मिठास है या नहीं है। क्या हम छूकर पता लगा सकते हैं? क्या उनको टच करके देख सकते हैं क्या? तो टच करके भी देखेंगे तो भी हमें उसकी मिठास का पता नहीं चलेगा। लेकिन जब हम उन्हें खाएंगे तो हमें क्या होगा? महसूस होगा कि उसमें मिठास है या नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से बचपन, लड़ाई, वीरता, ये सभी जो हैं संज्ञाएं, ये महसूस की जा सकती हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। देखो, भाववाचक संज्ञा जो है 5 प्रकार से बनाई जाती हैं। सबसे पहला आता है, देखो, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में हम देखते हैं पशु से पशुत्व बनता है। ठीक है, पशु से पशुत्व बनता है, युवक से यौवन, प्रभु से प्रभुता, मित्र से मित्रता। तो जातिवाचक जितनी भी संज्ञाएं हैं, इनसे भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। सर्वनाम से भी हम बना सकते हैं। सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम में मम से बनेगा ममता, अपना से बनेगा अपनापन या अपनत्व, सर्व से बना सर्वस्व। ठीक है, ऐसे ही विशेषण शब्दों से भी बनता है। देखो, सुंदर से बना सुंदरता, अब सुंदर विशेषण है लेकिन सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। लंबा से बना लंबाई, अच्छा से बना अच्छाई और तप से बना तपस्या। ठीक है, इसी प्रकार क्रिया, देखो, क्रिया से भी बनाया जा सकता है। सजाना से सजावट, लिखना से लिखाई, बसना से बसावट, देखना से दिखावा। ठीक है, और अव्यय, अव्यय से भी बनाया जा सकते हैं। जैसे निकट से निकटता, शीघ्र से शीघ्रता, दूर से दूरी। तो भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है वो 5 प्रकार से होता है। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से और पांचवा होता है अव्यय से। तो 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, ये हमने देखा है। आप जो है क्लास को एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है संज्ञा, इस टॉपिक के अंतर्गत हमने जो है देखा है कि इसके भेद कितने होते हैं। भेदों के बारे में बताया कि भेद इसके जो है मुख्य 3 ही होते हैं, और जो भेदों के बारे में उनके अंदर जो बात बताई है उनको विशेष ध्यान रखें। कुछ विशेष शब्दों पर बल देकर आपको बताया गया है। तो संज्ञा टॉपिक का आपका क्लियर हो गया होगा। आने वाली क्लास में हम संज्ञा के कुछ विशेष नियम जो हम वो देखने वाले हैं। तो आप जो है यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली क्लासें भी आपके फ़ायदेमंद होगी। और यदि आपको राइटिंग से संबंधित क्लास देखनी है तो आप ये वाली क्लास ज़रूर देखें। इसमें आपको जो है राइटिंग से संबंधित उन सभी कमियों को बताया जाएगा और आपकी राइटिंग को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। तो आप जो है वीडियो को यदि अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।